Since the Bihar elections have turned to middle class for the Indians and United States is all set to see its new president in the form of Joe Biden and vice president in the form of Kamala Harris, the first female vice president of USA and that too an Indian American, although वे खुद ही जानती हैं कि वे अपने आप को कितना इंडियन मानती हैं. So, in this video I'm going to tell you everything about the United States elections, how the president of USA is elected, how the system differs from that in India, and at last but not the least, why American president is regarded as the most powerful person on this earth and what would be its impact on India. So stay tuned and watch till the end. Hey guys, so welcome back to my channel and आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो बाइडन हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड नॉट इंडिया. आज भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ही हैं और राष्ट्रपति कोविंद जी ही हैं. सो इसलिए आपको ना तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है और जो ट्रम्प के सपोर्टर्स के उनको ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Looking at the American elections at the present situation of America makes we all realize that we need to be hugely grateful for the Election Commission of India, how they conduct elections without any delay or violence. कड़वा है पर सच है. कुछ तो बात है निराली हमारे भारत देश की. कुछ तो बात है निराली हमारे भारत देश की कि वोटों का बंटवारा होने पर भी देश एकजुट रहता है. अमेरिकन प्रेसिडेंट का टेन्योर 4 साल का होता है जबकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर 5 साल का होता है. अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर को अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ क्यों कंपेयर कर रहा हूं जबकि मुझे इंडियन प्रेसिडेंट को अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ कंपेयर करना चाहिए. वह इसलिए क्योंकि इंडिया में देश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जबकि अमेरिका में देश प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट नहीं होती है और जो प्रेसिडेंट होता है ही इज द हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज द गवर्नमेंट. जबकि इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर है ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट जबकि जो प्रेसिडेंट है ही इज द हेड ऑफ द स्टेट. अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास वो सारी पावर्स होती हैं जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं जबकि जो इंडियन प्रेसिडेंट है उसके पास ना के बराबर पावर्स होती हैं और उसे सिर्फ एक टाइटल दे दिया गया है दैट इज द हेड ऑफ द स्टेट. ऑल्दो वह कुछ केसेस में जैसे कि डेथ पेनल्टी माफ करना एंड ऑल में वो अपना रोल प्ले कर सकता है. अमेरिका में प्रेसिडेंट के इलेक्शन हर 4 साल के बाद होते हैं जबकि इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन है वो 5 साल के बाद होते हैं. अमेरिका का प्रेसिडेंट तो इतना स्ट्रांग होता है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट एक बार इलेक्ट हो जाए तो उसके टेन्यूर के दौरान हटाना लगभग नामुमकिन है. जबकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो होता है अगर वह उसकी पार्टी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी लूज कर दे तो ही हैज टू रिजाइन एट द वेरी सेम मोमेंट. सो हाउ द सिस्टम ऑफ इलेक्शन वर्क्स इन यूएसए. अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं जिसमें कैलिफोर्निया के पास सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और अलास्का जैसी स्टेट्स के पास सबसे कम है. अमेरिका में इंडिया की तरह ही जो स्टेट्स के पास जितनी उनको कॉन्स्टिट्यूएंसी अलॉट की गई हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन इन दैट स्टेट. लाइक इन इंडिया जहां पे हम पार्लियामेंट इलेक्शंस देखते हैं जिसमें 2 हाउसेस होती है लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही अमेरिका में जो पार्लियामेंट है उसे कांग्रेस कहा जाता है. ये राहुल गांधी की कांग्रेस नहीं, इसका नाम ही कांग्रेस है. कांग्रेस के 2 चैम्बर्स हैं जिसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है और सीनेट है. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को हम लोकसभा से कंपेयर कर सकते हैं और सीनेट को राज्यसभा से कंपेयर कर सकते हैं. अमेरिका में टोटल जो पार्लियामेंट है उसे 535 सीट्स हैं जिसमें 435 जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की हैं और 100 सीटें सीनेट की हैं. इन 435 सीट्स पे हर 2 साल के बाद इलेक्शन होता है जबकि सीनेट में लाइक इन राज्यसभा ओनली जो भी वहां का मेंबर होता है उसका 6 साल का टेन्योर होता है लेकिन 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर एवरी 2 इयर्स. अभी जो अमेरिका में इलेक्शंस हुए हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस तो हैं ही लेकिन उसके साथ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के भी हैं और सीनेट की कुछ सीट्स के लिए भी हैं. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के जो इलेक्शन हैं वो हर 2 साल के बाद होते हैं, प्रेसिडेंट के हर 4 साल के बाद होते हैं और सीनेट के हर मेंबर का टेन्योर होता है 6 साल का लेकिन जैसा कि मैंने बताया हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं. सो अमेरिकन सिस्टम में ऐसा क्या है जो बड़ा अजीबोगरीब और अलग सा है. देयर इज समथिंग नोन एज इलेक्टोरल कॉलेज. अमेरिका में प्रमुख 2 पार्टीज हैं, रिपब्लिकन पार्टी जिसे थोड़ा कंजर्वेटिव और राइट विंगर माना जाता है और डेमोक्रेटिक पार्टी जिसे थोड़ा लिबरल और सेक्युलर माना जाता है. अमेरिका में जो भी फाइट रहती है प्रेसिडेंट की वो इन 2 पार्टीज के बीच में ही रहती है. अब अमेरिका में इलेक्टोरल कॉलेज है वो जो डिसाइड करता है कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है.
अमेरिका में जैसा मैंने आपको बताया 50 स्टेट्स हैं और अमेरिका में प्रेसिडेंट को चुनने के लिए टोटल देयर आर 538 इलेक्टोरल वोट्स, जिसमें जो भी प्रेसिडेंट बनेगा उसको कम से कम 270 इलेक्टोरल वोट्स की जरूरत रहती है। अमेरिका में एक कंसेप्ट है रेड स्टेट, ब्लू स्टेट और पर्पल स्टेट्स का। पर्पल स्टेट जिसे हम बैटल ग्राउंड स्टेट्स भी बोलते हैं या स्विंग स्टेट्स भी बोलते हैं। रेड स्टेट्स आमतौर पर वो स्टेट्स हैं जिन्हें ये कहा जाता है कि वहां पे आमतौर पर रिपब्लिकन्स का एक बेस्टियन माना जाता है और होल्ड रहता है, जहां पर रिपब्लिकन्स का जीतना लगभग तय होता है। वैसे ही ब्लू स्टेट्स वो स्टेट्स हैं जहां पे डेमोक्रेट्स का जीतना लगभग तय होता है, और सारी की सारी फाइट जो अमेरिकन इलेक्शन लड़ी जाती है वो होती है पर्पल स्टेट्स पे, बैटल ग्राउंड या स्विंग स्टेट्स पे। अब क्या है पर्पल स्टेट्स? नॉर्मली ये हर साल चेंज रहती हैं, लेकिन इसमें मेन स्टेट्स जो हैं वो है फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन एटसेट्रा। जितनी भी कैंपेनिंग होती है, जो भी कैंडिडेट नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ने के लिए, वो आमतौर पर इन्हीं स्टेट्स पे फोकस करता है, क्योंकि ऐसा कहना है कि रेड स्टेट्स पे वो मतलब ये एक मान लिया जाता है कि रेड स्टेट्स पे रिपब्लिकन जीतेंगे तो वहाँ डेमोक्रेट्स कैंपेनिंग नहीं करते, ब्लू स्टेट्स पे डेमोक्रेट्स जीतेंगे तो वहाँ रिपब्लिकन कैंपेन नहीं करते, तो सारे का सारा कैंपेन जो होता है वो फोकस हो जाता है पर्पल स्टेट्स पे। अब अमेरिका में एक इलेक्टोरल कॉलेज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि देयर इज अ सिस्टम नोन एज विनर टेक्स ऑल। मान लीजिए कि कैलिफोर्निया में 55 सीट्स हैं, 55 सीट्स पे वोटिंग हुई, दो कैंडिडेट्स हैं जैसे कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप थे और जो बाइडेन थे। अब कैलिफोर्निया में मान लीजिए वोटिंग हुई और बाइडेन को मान लीजिए 60% ऑफ वोट्स मिले और ट्रंप को 40% ऑफ वोट्स मिले। लेकिन अगर हम उसको सीट पे इंडियन सिस्टम के हिसाब से कंपेयर कर ले, मान लीजिए कि राजस्थान में ऐसा हुआ कि बीजेपी को 50% वोट्स मिले, कांग्रेस को 45% वोट्स मिले, तो कहीं ना कहीं वो जो सीट की टैली होती है, मे बी बीजेपी विल गेट 20 और कांग्रेस विल गेट 5 अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स। लेकिन अमेरिका में ये सिस्टम है कि मान लीजिए वो 60 की जगह अगर किसी स्टेट में एक कैंडिडेट को 52 भी मिले हैं और दूसरे को 48 मिले हैं, या यहां तक आप समझ लीजिए कि दोनों में सिर्फ 0.5 या 0.2% का भी फर्क रह गया, मान लीजिए कैंडिडेट को 50.2 मिले और दूसरे को 49.8 मिले, तो जितने की जितनी सीट्स हैं वो सारी उस कैंडिडेट को ट्रांसफर हो जाएंगी जिसको 50.2% मिले हैं। यानी कि अगर उसको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग होता, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग होता, उसको 55 में से हो सकता है 28 मिल रही होती और दूसरे को 27 मिल रही होती। लेकिन अमेरिका में ये है कि अगर 28 एक को मिल रही है और दूसरे को 27 मिल रही है, तो वो सारी की सारी 55 सीट्स उस 28 सीट्स वाले को मिल जाएंगी, जो एक बहुत ही अजीबो गरीब सी परंपरा है, लेकिन वो आज तक चलती आ रही है। अब क्यों चलती आ रही है? तो शायद इस पे ये हो सकता है कि पॉलिटिशियंस को फायदा है, खासकर साउदर्न स्टेट्स को फायदा पहुंचाता है जहां पे व्हाइट्स की पॉपुलेशन ज्यादा है। लेकिन इसको बहुत बार चेंज करने की जरूरत भी कहीं मेजॉरिटी ऑफ द अमेरिकंस बिलीव दैट इस सिस्टम को चेंज होना चाहिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म में सेटअप होना चाहिए, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो पाया। तो इस कारण अमेरिका के इलेक्शंस थोड़े अजीब से, थोड़े अलग तरीके से होते हैं, और इसी वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि जो कैंडिडेट पूरे कंट्री में पॉपुलर वोट नहीं जीत पाता वह भी प्रेसिडेंट बन जाता है, जैसा कि 2016 में डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ। हिलरी क्लिंटन को लगभग 30 लाख वोट ज्यादा मिले थे डोनाल्ड ट्रंप से, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को स्विंग स्टेट्स में या फिर उन स्टेट्स में इलेक्टोरल कॉलेज के तौर पे विनर टेक्स ऑल के बदौलत 300 क्रॉस हो गया, प्लस सीट्स इलेक्टोरल वोट्स मिल गए, जबकि हिलरी क्लिंटन सिर्फ 227 पे आके रुक गई, इन स्पाइट ऑफ हैविंग मोर नंबर ऑफ वोट्स देन ट्रंप। जो अमेरिका में सबसे अजीबोगरीब, सबसे अनोखी, सबसे मतलब एक सोचने पे मजबूर करता है कि दुनिया का सबसे पुराना डेमोक्रेसी, सबसे पावरफुल डेमोक्रेसी आज तक ऐसे सिस्टम को अडॉप्ट कर रहा है जिसको कहीं ना कहीं चेंज होने की जरूरत है। सो ट्रंप क्यों हारे एंड बाइडेन क्यों जीते? आई थिंक इससे इंपॉर्टेंट डिस्कस करना ये होगा कि वाई अमेरिकन प्रेसिडेंट इज रिगार्डेड एज द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन दिस अर्थ। देखिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट का पावरफुल होना इसमें कोई दो राय नहीं, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इसके पीछे कई रीजंस हैं। सबसे पहले ये कि अमेरिका की जो मिलिट्री बेसिस हैं दैट आर स्प्रेडेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। अमेरिका की चाइना राइवलरी, रशिया राइवलरी तो सब कुछ जानते हैं, और अमेरिका की डोमिनेंसी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज नॉट एन हिडन फैक्टर। ना जाने कितने सारी कंट्रीज में अमेरिका ने पपेट गवर्नमेंट सेटअप करके रखी हैं। मिडल ईस्ट में तो आप हालात देख ही रहे हैं, उसके अलावा सऊदी की जो पपेट गवर्नमेंट है, नॉर्थ अफ्रीका में उनकी बेसिस है, एंड ना जाने कितने ही कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में अमेरिका उस पर बार बार घुसने की कोशिश करता है। इराक सबने देखा है, सीरिया में जो हो रहा है सबने देखा है, येमेन में सबने देखा है, अफगानिस्तान में सबने देखा है। तो इतना कुछ होगा और ये कहना कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इज नॉट पावरफुल बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। सो येस, इंडीड अमेरिकन प्रेसिडेंट इज indeed he is the most powerful person on this earth, and that's why the American elections turn so important. The election of a Democrat or Republican turns so important, their policies turn so important, and so forth.
So, is Biden's victory a matter of concern for India? What would be the impact of Biden's victory on India? इस मामले में मैं आप लोगों की राय भी जानना चाहूँगा, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बहुत मशहूर कहावत है दैट इंटरनेशनल रिलेशंस आर ट्रांजैक्शन, दैट इज़ इट इज़ ऑलवेज अबाउट गिव एंड टेक। इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से जो इंडिया का मानना है कि अकॉर्डिंग टू इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस देयर इज़ नो एनिमी, देयर इज़ नो फ्रेंड। हमेशा जो है रिलेशंस को मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होता है, किसी के साथ दोस्ती या दुश्मनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि वह कभी भी परमानेंट नहीं रहती। रही बात डेमोक्रेटिक पार्टी की, तो इस पे कोई संदेह नहीं है कि जो डेमोक्रेट्स हैं दैट हैव बीन सॉफ्ट टुवर्ड्स इंडिया, दे हैव अ लिबरल पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया अनलाइक द रिपब्लिकन्स। दो आपने देखा होगा जो ट्रंप है, ट्रंप ने एक पर्सनल दोस्ती के मामले में हमने देखा है कि ट्रंप की मोदी के साथ दोस्ती है, सब मीडिया भी दिखाता है, इंडियन मीडिया ने तो बहुत ज़्यादा दिखाता है, हाउडी मोदी हुआ, अहमदाबाद में ट्रंप का वेलकम हुआ एंड सो ऑन। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये जानना है कि इंडिया कभी भी किसी कंट्री के साथ पर्सनल रिलेशंस सिर्फ अच्छे रखने के लिए बनाता है, ना कि उसके साथ परमानेंट दोस्ती या दुश्मनी करने के लिए, और इंटरनेशनल रिलेशंस ऐसे ही चलते हैं। डेमोक्रेट्स का हमेशा से इंडिया की तरफ एक अच्छा स्टैंड रहा है व्हेन इट कम्स टू इमिग्रेशन, इट कम्स टू एनी अदर सॉर्ट ऑफ थिंग। तो डेमोक्रेट्स जो हैं दैट हैव बीन सॉफ्ट टुवर्ड्स इंडिया। यहाँ तक कि 2008 में जब इंडिया और यूएस की न्यूक्लियर डील हुई थी जो अंडर बराक ओबामा, तो बराक ओबामा एट वन टाइम वाज अ लिटिल हेजिटेंट टू गिव अ नॉड टुवर्ड्स दैट डील। लेकिन जो बाइडेन जो अभी प्रेसिडेंट बने हैं, ही वॉज वाइस प्रेसिडेंट एट दैट टाइम, ही एक्सेप्टेड दैट एंड ही सेड दैट येस अमेरिका शुड गो टुवर्ड्स इट एंड शुड एक्सेप्ट द डील। मोर ओवर बाइडेन का ये कहना है कि इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट होने चाहिए, और इस पर गलत भी क्यों नहीं कुछ नहीं है, क्योंकि इंडिया इज इंडीड अ रीजनल सुपर पावर एंड द इमर्जिंग पावर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया के साथ रिलेशन खराब हो, स्पेशली तब जब अमेरिका का भी एक एंटी टेररिज्म स्टैंड है। And China, as you all know, India is one of the biggest rival, in fact the biggest rival of India in Asia, and America हमेशा चाहेगा कि चाइना के खिलाफ एक रीजनल सुपर पावर ज़रूर हो, and it will not make any such sort of mistake जिससे इंडिया को कोई नुकसान हो। ऑल्दो ये देखने वाली बात होगी कि कैसे बाइडेन का जैसे जो लास्ट स्टेटमेंट था व्हेन इट कम्स टू अबॉलिशन ऑफ 370 एंड ऑल, उस पर इनका क्या स्टैंड रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई रियली डोंट थिंक दैट इससे इंडिया को कोई भी नुकसान होने वाला है। इनफैक्ट इंडिया को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, क्योंकि डेमोक्रेट्स की हिस्ट्री रही है, दे हैव बीन गुड टुवर्ड्स इंडिया। रिपब्लिकन्स का हमेशा से एक अलग स्टैंड रहा है। डेमोक्रेट्स इन टर्म्स जब जॉन कैनेडी भी थे तो उनके काफ़ी अच्छे रिलेशंस हुए थे इंडिया के साथ, लेकिन रिपब्लिकन्स ने इंडिया के साथ उस तरीके के रिलेशंस नहीं बनाए थे, उस तरीके के बढ़िया रिलेशंस नहीं बनाए थे जैसे डेमोक्रेट्स से बनाए थे। लेकिन ये मानना बिल्कुल सही होगा कि ट्रंप ने इस मामले में प्रोग्रेस किया था, और डेमोक्रेट्स बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इस मामले में प्रोग्रेस कम हो, स्पेशली एट द टाइम जबकि इंडियन अमेरिकन जो हैं वो आज भी डेमोक्रेट्स को खुल के वोट करते हैं। सो ट्रंप के फैंस को या बाइडेन के फैंस को, खासकर इंडियन फैंस को ज़्यादा दुखी या खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में आज भी वही हालात है। और मोदी जी के होते हुए, जैसा कि आप जानते हैं, मोदी जी तो वैसे भी यूनिवर्सल की दोस्ती में मानते हैं, तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मान के चलिए कि आपके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन है, क्योंकि ये जानना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, और अपनी सजेशंस को कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा। थैंक यू।